हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जीके पुस्तक के नाम से हमने सीरीज चलाई हुई है, जिसमें आपके अभी तक टोटल 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा आज का 14वां लेक्चर होगा। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी एग्जाम्स में जो जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसे शुरू से आखिर तक देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, किस वर्ष में गांधी जी ने पहली बार भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था? ऑप्शन ए दिया आपको 1917, बी दिया हुआ आपको 1918, सी दिया हुआ है 1919 और डी दिया आपको 1916। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1917 में गांधी जी ने पहली बार भारत की सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। ठीक है, ये सन ध्यान रखना, 1917 में उन्होंने अपना राजनीति में प्रवेश किया था। ठीक है, क्या किया था 1917 में गांधी जी ने? उन्होंने चंपारण में जो किसान थे उनके साथ मिलकर के सत्याग्रह किया था। इस सत्याग्रह में उन्होंने 3 कठिया पद्धति को समाप्त करवाया था। 3 कठिया पद्धति क्या होती है? ये आपको किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। ये आपका अंग्रेजों ने चलाया था ये नियम, जिसे हम 3 कठिया खेती के नाम से जानते हैं। इसमें किसान जो होते थे उनको अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसके लिए अंग्रेज जो होते थे वो उन्हें पहले ही पैसा दे देते थे और उनसे खेती करवाते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने सर्वप्रथम आंदोलन करके 3 कठिया पद्धति को समाप्त करवाया। उसके बाद सन 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनके साथ मिलकर के हड़ताल की और मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को 35% बोनस दिलवाया। पहले जो अंग्रेज थे वो 20% देने को तैयार थे, पर बाद में जब गांधी जी ने मिल मजदूर के साथ में आंदोलन किया वहाँ पे, तो 35% के लिए अंग्रेज राज़ी हो गए। ठीक है, तो ये दूसरा काम करवाया था उन्होंने 1917 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ में उन्होंने हड़ताल की थी। और 1918 में हुआ था ये, और 1917 में आपकी 3 कठिया पद्धति हुई थी। इसके अलावा 1918 में ही उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खेड़ा आंदोलन भी किया था। गुजरात के खेड़ा ज़िले में जो फसल थी वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, और अंग्रेज सरकार वो किसानों से फिर भी लगान वसूलना चाहती थी। तो गांधी जी का कहना था कि अगर लगान लेना है आपको तो उन्हीं किसानों से लो जो लगान देने में सक्षम हो। आप सभी किसानों से लगान नहीं ले सकते क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। और एक सा नियम भी है कि अगर किसान की फसल 1/4 भाग से ज़्यादा बर्बाद हो जाती है उस साल, उसका व्यापार, उसके जो टोटल व्यापार है उससे 1/4 चलता है उसका व्यापार उस साल, तो किसानों का जो लगान होता है वो माफ़ कर दिया जाता है। तो अंग्रेज नहीं माने, फिर भी उन्होंने बहुत विरोध किया इसका गांधी जी ने, और आखिर में उन्होंने उन्हीं किसानों से ऋण लिया जो किसान ऋण देने के लिए सक्षम थे। इस तरह से गांधी जी का ये आंदोलन भी सफल हुआ। तो उन्होंने टोटल 3 आंदोलन किया आपके 1917 में आपका 3 कठिया पद्धति वाला, 1918 में अहमदाबाद का मिल मजदूर, और 1918 में ही आपका गुजरात का खेड़ा वाला आंदोलन। ठीक है, तो इस तरह से 3 आंदोलन किए और तीनों के तीनों सफल रहे, और यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति में प्रवेश किया था। तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, नोबेल पुरस्कार विजेता लियू जियाओबे कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको चीन, बी दिया हुआ है आपको जापान, सी दिया हुआ है आपको थाईलैंड, और डी दिया हुआ है आपको उत्तर कोरिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लियू जियाओबे है वो आपके चीन से संबंधित है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता है ये और चीन से संबंध रखते हैं ये व्यक्ति। तो यहाँ पे बात हुई आपकी चीन देश की, तो चीन की राजधानी है आपकी बीजिंग। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है रेनमिनबी, और चीन ने भी हाल ही में घोषणा की है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने वाला है, तो उसका नाम उसने रखा है DCEP। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है DCEP का, डायरेक्ट करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसे। चीन के जो राष्ट्रपति है वो है आपके शी जिनपिंग, ये चीन के राष्ट्रपति है। और चीन देश की सबसे बड़ी नदी आपको पता होगी, यांगसी नदी जो है ये आपकी चीन देश की सबसे बड़ी नदी है। और जो यांगसी नदी है चीन देश की ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ये पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है आपकी यांगसी, और पूरे वर्ल्ड में
ये तीसरे नंबर पे आती है। पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है आपकी यांगसी नदी, जो कि चीन देश में स्थित है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, किस वर्ष में बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगालियों से बेसिन को जीत लिया? ऑप्शन ए दिया आपको 1738, बी दिया आपको 1741, सी दिया आपको 1739 और डी दिया आपको 1740। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1739 में बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगालियों से बेसिन को जीत लिया था। ठीक है, 1739 में उन्होंने जीता था, 1740 में बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने ओनली 20 साल तक शासन किया था। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1720 से स्टार्ट होता है और 1740 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति थे ये। मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति जो थे साहू जी, उनके पेशवा थे ये। ठीक है, जो मराठा साम्राज्य था उनके चौथे छत्रपति थे आपके साहू जी, और उनके पेशवा थे आपके बाजीराव प्रथम। ठीक है, 1739 में इन्होंने अपना जो भाई है चिमाजी अप्पा, इसे भेज के पुर्तगालियों से बेसिन को जीत लिया था। ठीक है, 1739 में की तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी, तो उन्होंने इनके भाई को भेजा था चिमाजी अप्पा को, और इसके भाई ने पुर्तगालियों से बेसिन को जीता था। ठीक है, इनके काल में पूरा आपका मराठा साम्राज्य पूरे भारत में राज करता था, और फिर बाद में जब इनकी मृत्यु हुई तो धीरे धीरे मराठा साम्राज्य भी धीरे धीरे उसका पतन होने लगा, तो वो भी समाप्त हो गया, फिर अंग्रेजों का शासन आ गया उसके बाद में। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपका 1739 में छीना था बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगालियों से बेसिन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? ऑप्शन ए है आपका 1819, बी दिया आपको 1818, सी दिया हुआ आपको 1820 और डी दिया आपको 1821। ये आपका बाजीराव फर्स्ट नहीं है, बाजीराव द्वितीय है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक, कंफ्यूज मत होना, बाजीराव द्वितीय है ये, जिन्होंने क्या किया था, सागर जिले का एक बड़ा भाग आपके ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया था, और आपसे पूछा गया कि कब दिया था। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1818 में जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, इन्होंने सागर जिले का एक बड़ा साम्राज्य आपका ब्रिटिश को सौंप दिया था। ठीक है, बाजीराव द्वितीय भी आपके मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, और ये 8वें पेशवा थे। ध्यान रखना, ये 8वें पेशवा थे और अंतिम पेशवा थे। अंतिम पेशवा थे ये, बाजीराव सेकेंड आपके अंतिम पेशवा थे और 8वें पेशवा थे। ठीक है, 1 जनवरी 1818 को कोटेगांव की लड़ाई हुई थी। 1 जनवरी 1818 में हुई थी आपकी कोटेगांव की लड़ाई। उसमें अंग्रेजों ने, जो कि मराठों से संख्या में बहुत ही ज़्यादा कम थे, मराठों की संख्या थी टोटल 27,000 सैनिक थे मराठों के, और अंग्रेजों के तो बिल्कुल कम थे। फिर भी अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पराजित किया, और 3 जून 2018 को 3 जून 1818 को अंग्रेजों के सामने मराठा साम्राज्य के बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने इसके बाद से पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया, और जो बाजीराव द्वितीय था उसे बंदी के रूप में कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया। बिठूर में भेज दिया इसे बंदी बना करके। वहाँ पे इसकी 1853 में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो बाजीराव द्वितीय थे ये हमारे 8वां पेशवा थे मराठा के, और अंतिम पेशवा थे। 1 जनवरी 1818 को इन्होंने कोरेगांव की लड़ाई की थी अंग्रेजों के साथ में। इनकी सेना की संख्या थी टोटल 27,000 और अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी इनसे, फिर भी अंग्रेज इनसे जीत गए। और 3 जून 1818 को बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने। तो अंग्रेजों ने उसके बाद में पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को बंदी के रूप में कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया, और 1853 में वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई बाजीराव द्वितीय की। ठीक है, तो ध्यान रखना है पूरी कहानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, अशोक के पिता कौन थे? ऑप्शन ए दिया आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बी दिया आपको बृहद्रथ, सी दिया आपको बिंदुसार और डी दिया आपको कुणाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो बिंदुसार थे ये अशोक के पिता थे। ठीक है, अशोक के पिता का नाम था आपका बिंदुसार। सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के महान सम्राटों में से एक थे। इनका पूरा नाम था आपका देवनामप्रिय अशोक। देवनामप्रिय अशोक के नाम से जानते थे। देवनामप्रिय का मतलब होता है देवों का प्रिय। ठीक है, देवों का प्रिय होता है इसका मतलब।
इन्होंने अखंड भारत पर राज्य किया था और अशोक का साम्राज्य आज के संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, जो भी आपके भारत के पड़ोसी देश है, ये सभी इसके साम्राज्य ने कवर किए थे। यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य इसने फैलाया हुआ था। आपका भारत भी आ गया था पूरा का पूरा, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, सभी आज के जो भी देश है वो इसने कवर किए थे। इतना बड़ा भूभाग था अशोक का। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था इन्होंने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, पूछता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, तो आपका आंसर रहेगा श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका में इन्होंने अपने पुत्र पुत्री को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और इस अशोक के शासनकाल में ही आपके तृतीय बौद्ध संगति भी हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति आपकी अशोक के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखना ये बात भी आप। ठीक है, तो ये थी अशोक के बारे में जानकारी। आई होप समझ में आ गई होगी आपको, और आपको ध्यान रखना है सब बातें क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है ये सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपको मृदंग, बी दिया हुआ आपको डफली, सी दिया हुआ आपको तबला और डी दिया हुआ आपको खोल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मृदंग है, मृदंग उपकरण जो है वो आपका स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना इसे, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृदंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के तार घोड़े के बाल से बने हैं। ऑप्शन ए दिया आपको इकतारा, बी दिया आपको चिंकारा, सी दिया आपको खमक और डी दिया आपको रावण हत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो चिंकारा वाद्य यंत्र है आपका, इसके जो तार है वो घोड़े के बाल से बने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, चिंकारा जो वाद्य यंत्र है आपका, इसके जो तार है वो घोड़े के बाल से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो चंदेल राजवंश है ये आपका खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है। खजुराहो मंदिर जो है आपका वो एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है। एमपी के छतरपुर जिले में आपके खजुराहो मंदिर स्थित है और यह मंदिर बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और जैन मंदिर यहाँ पे स्थित है। मतलब यहाँ जो खजुराहो का मंदिर है, यहाँ पे आपको हिंदू और जैन धर्म, दोनों धर्म के मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो खजुराहो का मंदिर है इसका निर्माण आपके चंदेल वंश ने करवाया था और ये आपका 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक इसका कार्य चला था। इसके बीच में इसका निर्माण किया गया था मंदिर का, यानी कि 1000 साल लग गए थे इन मंदिरों का निर्माण करने में। तो खजुराहो का मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है आपका, 950 से 1050 ईस्वी के आसपास बनाया गया था चंदेलों के द्वारा। और यहाँ पे मूल रूप से टोटल 85 मंदिर हुआ करते थे आपके पहले, पर अब आपके संख्या घटकर 25 रह गई है, 25 से भी और नीचे रह गई है इनकी संख्या। पहले 85 मंदिर थे टोटल, अब इनकी संख्या 25 के आसपास ही रह गई है। और ये जो खजुराहो का मंदिर है आपका, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है इसे। ठीक है, यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें भी इसको स्थान मिला है। और चंदवरदाई जो लेखक थे आपके इतिहास के, चंदवरदाई, उन्होंने अपने लेख पृथ्वीराज रासो में इस मंदिर का वर्णन किया है। ठीक है, चंदेल शासकों का वर्णन किया है और इस मंदिर का वर्णन भी आपको पृथ्वीराज रासो में देखने को मिल जाएगा, जो कि चंदवरदाई की रचना थी, पृथ्वीराज रासो। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, चंदवरदाई की रचना थी पृथ्वीराज रासो। जो खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। और यूनेस्को का जो खजुराहो का जो मंदिर है वो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। टोटल अभी वर्तमान में 25 मंदिर के आसपास बचे हुए, पहले 85 मंदिर थे। और ये आपका एमपी के छतरपुर जिले में आता है और यहाँ पे आपको हिंदू और जैन धर्म के मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और खजुराहो मंदिर का जो संबंध है वो चंदेल वंश से संबंधित है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछता है, एसएससी में तो पूछी ही जाती है ये बातें, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको मुंबई, बी दिया हुआ है आपको दिल्ली,
सी दिया हुआ है आपको बेंगलुरु और डी दिया हुआ आपको कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है वो आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, स्पेन की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है आपका मैड्रिड, बी दिया आपको बुखारेस्ट, सी दिया आपको बेलग्रेड और डी दिया आपको वारसा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन की राजधानी आपकी मैड्रिड है। ठीक है, इस वीडियो के जरिए मैं आपको विभिन्न देशों की राजधानी, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री और वहाँ पे यूज़ की जाने वाली मुद्रा, ये सभी भी आपको बताता हूँ मैं। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट दिवस जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पे कवर कराता हूँ, और इसके अलावा हाँ, ये इम्पोर्टेंट दिवस भी आपको यहाँ पे कवर कराता हूँ। तो आपकी एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन, आपका हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपके एक एक करके कवर हो जाएंगे और आपको ज़्यादा एकदम से लोड नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ये जीके की टॉप 20 बूस्टर सीरीज चलाई है, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन आपका राजधानी से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा और एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट देश से रिलेटेड रहेगा। तो इस तरह से आपके ये दोनों टॉपिक भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ तो इसके बारे में आपको राजधानी बताता हूँ, इसके राष्ट्रपति, इसके प्रधानमंत्री और यहाँ यूज़ की जाने वाली मुद्रा भी आपको बताता हूँ हर बार। तो आप इनके बारे में ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सब बातें कॉमन हो गई है आजकल, सभी एग्जाम में पूछने लग गए। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। स्पेन की राजधानी है आपकी मैड्रिड, और स्पेन में जो मुद्रा चलती है वो है आपकी यूरो मुद्रा यहाँ पे चलती है। और ये जो स्पेन है ये आपका यूरोपीय देश है, यानी कि यूरोपीय देशों में शामिल है, यूरोप में आता है ये। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो है आपके मरियाना राहोई यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो पेड्रो संचेज है। पेड्रो संचेज यहाँ के प्रधानमंत्री है। और यहाँ पे राजा भी होते हैं, तो यहाँ के जो राजा है आपके वो है हुआन कार्लोस, ये यहाँ के राजा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपके राष्ट्रपति मरियाना राहोई से, जो प्रधानमंत्री है पेड्रो संचेज है, जो राजा है वो आपके हुआन कार्लोम है। और ये आपका यूरोपीय महाद्वीप में आने वाला देश है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखना स्पेन के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ कुछ स्वर्ण, बी दिया हुआ आपको सिलिकॉन, सी दिया हुआ आपको लेड और डी दिया हुआ आपको क्रोमियम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो कंप्यूटर में चिप उपयोग होती है आपकी वो सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ मुख्यतः पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको एस्पिरिन, बी दिया हुआ आपको निकोटीन, सी है मॉर्फिन और डी दिया आपको रेस्पायरिन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तंबाकू में जो जहरीला पदार्थ पाया जाता है वो होता है आपका निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। ठीक है, सेहत के लिए हानिकारक होता है तंबाकू आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन मानव समुदाय के लिए बहुत आवश्यक है, क्यों? ऑप्शन ए दी आपको पराबैंगनी प्रकाश से बचाव के लिए कवच बनाती है, बी दी आपको हवा में हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, सी दी आपको हवा में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है और डी दी आपको पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ओजोन होती है, ओजोन परत, ये आपकी पराबैंगनी किरणों से मानव शरीर को बचाती है और एक कवच के रूप में काम करती है ये ओजोन परत आपकी। ठीक है, क्योंकि जो ओजोन सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, अगर ये मानव शरीर को टच करती है डायरेक्टली तो आपको कैंसर होने की संभावना होती है, और ये जो ओजोन परत है यही आपकी पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। ये अपने में ही सोख लेती है पराबैंगनी किरणों को, और अब देखा जा रहा है कि ओजोन परत में भी छिद्र होने लगा है। ठीक है, ये जो ओजोन परत है ये आपकी समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है, समताप मंडल में होती है, ये ध्यान रखना, समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। और पृथ्वी की सतह से इसकी जो ऊंचाई होती है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक ये पाई जाती है ओजोन परत आपकी, और ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है और मानव शरीर के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को रोक देती है और हम कैंसर से बच जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको नाइजीरिया, बी दिया हुआ आपको मेक्सिको, सी दिया हुआ आपको ऑस्ट्रेलिया और डी दिया हुआ आपको फिलीपींस।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है वो है आपका फिलीपींस में। फिलीपींस जो है आपका ये एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है, और एशिया महाद्वीप का भी दक्षिण पूर्वी देश है ये, एशिया महाद्वीप का दक्षिण पूर्वी देश है ये। फिलीपींस की राजधानी आपकी मनीला। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो यूरो मुद्रा चलती है यहाँ की। फिलीपींस की मुद्रा आपकी यूरो है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में वो रोड्रिगो दुतरेत है, रोड्रिगो दुतरेत यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है। और फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है, यहीं पे आपका एडीबी का भी मुख्यालय है। एडीबी का फुल फॉर्म होता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही स्थित है। तो ये सब बातें आपको फिलीपींस के बारे में ध्यान रखनी है। इसकी राजधानी मनीला है, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो यूरो है, यहाँ के राष्ट्रपति आपके रोड्रिगो दुतरेत है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा है, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, आपसे ये पूछा गया है, सबसे भारी ग्रह, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो पृथ्वी है ये आपके आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, टोटल 4 ग्रह होते हैं आपके आंतरिक ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह आपके आंतरिक ग्रह है। इसके अलावा आपके बाह्य ग्रह भी होते हैं, ठीक, बाह्य ग्रह भी होते हैं। बाह्य ग्रह भी 4 होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और चौथा है आपका वरुण। ये 4 ग्रह आपके बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक है। जो आंतरिक ग्रह होते हैं इसमें सबसे बड़ा ग्रह है आपका पृथ्वी, और जो बाह्य ग्रह है उसमें सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। और बृहस्पति आपका बाह्य ग्रह में सबसे बड़ा नहीं है, ये पूरे वायुमंडल, पूरा जो हमारा आकाशगंगा है, यानी कि हमारी पृथ्वी, ये टोटल 8 ग्रह जिसमें आते हैं, हमारी आकाशगंगा में सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति, ठीक। बृहस्पति आपका पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो आपके बाह्य ग्रह, बाहर के 4 ग्रह यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपके बाह्य ग्रह हो जाएंगे, यानी कि आउटर प्लेनेट। और आपके आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लेनेट जो है वो आपके बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल हो जाएंगे, ठीक। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपका वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण है। इसे हम SO2 से दर्शाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति के तौर पे इनका कार्यकाल जो था उसका टाइम पीरियड था 1952 से 1962 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया। उसके बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और इनका कार्यकाल था 1962 से 67 तक, ठीक है। तो 1962 से 67 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया और 1952 से 62 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया, और ये दूसरे राष्ट्रपति बने भारत के दूसरे। ध्यान रखना, पहले आपके राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे राष्ट्रपति आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके अलावा 1954 में भारत सरकार ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया। सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का भारत रत्न, इससे उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में सम्मानित किया गया था। और इनका जन्मदिन आता है आपका 5 सितंबर को। 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को, ठीक है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हर साल इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और बाकी सब बातें मैंने आपको बता दी, तो आप सभी ध्यान रखना इस बारे में। अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी, स्वतंत्रता के बाद बोला गया है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, R.K. षणमुगम शेट्टी जो है ये स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतंत्रता के पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लियाकत अली खान जो है ये स्वतंत्रता के पहले थे भारत के पहले वित्त मंत्री। अगर स्वतंत्रता के बाद पूछे आपसे तो आपका आंसर रहेगा R.K. षणमुगम शेट्टी, ठीक। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। भारत के पहले रेल मंत्री का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो भारत के पहले रेल मंत्री थे आपके जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे
ये भारत के पहले रेल मंत्री थे। ठीक, तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की इसको संभावना है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अनुसार कितने सिख गुरु है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 2, बी दिया हुआ है 10, सी दिया हुआ है आपको 9 और डी दिया हुआ है आपको 12। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अनुसार सिख गुरु जो थे वो टोटल 10 थे। ठीक है, गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे और प्रवर्तक भी थे। ठीक है, सिख गुरु गुरु नानक देव जी जो थे ये आपके सिखों के प्रथम गुरु थे और इस धर्म के सिख धर्म के प्रवर्तक थे। जो सिख धर्म की स्थापना हुई थी वो आपकी 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी सिख धर्म की, और ये स्थापना कहाँ हुई थी? भारत के उत्तर पश्चिमी पंजाब प्रांत में गुरु नानक देव जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, गुरु नानक देव जी के 10वें गुरु जो सिखों के 10वें गुरु है आपके वो गुरु गोविंद सिंह जी है। ठीक है, और 9वें गुरु है आपके गुरु तेग बहादुर सिंह जी। तो गुरु तेग बहादुर सिंह जी के जो पुत्र है वही आपके सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये मैं आपको 10 गुरु के नाम बता देता हूँ। जो आपके सिखों के प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, और दूसरे गुरु थे आपके गुरु अंगद जी, तीसरे गुरु थे आपके गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु थे आपके गुरु रामदास जी, 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी जो थे इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण करवाया था, और हरमिंदर साहब जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं इसका भी निर्माण आपका गुरु अंगद अर्जुन देव ने कराया था, जो सिखों के 5वें गुरु थे। ध्यान रखना, स्वर्ण मंदिर का निर्माण आपका सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, जिसे एक और नाम से जाना जाता है हरमिंदर साहब। और इसके अलावा इन्होंने अमृत सरोवर का भी निर्माण करवाया है, जो आपका पंजाब के अमृतसर मंदिर में ही स्थित है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। अगला है आपका छठे गुरु है आपके गुरु हरगोविंद सिंह जी, आपके छठे गुरु है। 7वें गुरु है आपके गुरु हर राय जी, गुरु हर राय जी आपके 7वें गुरु है। 8वें गुरु का नाम है गुरु किशन जी, गुरु किशन साहिब आपके 8वें गुरु है। 9वें गुरु का नाम आपको पता है गुरु तेग बहादुर जी आपके 9वें गुरु है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे। ठीक, और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की जो हत्या है वो औरंगजेब ने करवा दी थी। औरंगजेब ने क्यों करवाई थी? क्योंकि वो चाहता था कि जो सिखों के ये 9वें गुरु है तेग बहादुर जी वो उनका धर्म अपना ले, यानी कि वो मुसलमान का धर्म अपना ले और उनके साथ शामिल हो जाए। पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने ऐसा नहीं किया, इसी कारण से औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी। ठीक, इसके बाद आपके आए हैं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जो तेग बहादुर जी के ही पुत्र थे। ये बहुत ही छोटी उम्र में आपके इनको पदवी मिल गई थी। टोटल 9 साल के ही थे तब इन्होंने ये सब संभाला था। तो इनके पिताजी का बदला लेने के लिए इन्होंने हाथ में तलवार उठाई थी, और इसी कारण उन्होंने गुरुओं के जो प्रथा थी वो समाप्त कर दी, और इसके स्थान पर आपका गुरु ग्रंथ साहिब को एकमात्र गुरु मान लिया। ठीक, उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया, इनके जो पुत्र थे, 2 पुत्र थे इनके, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया इन्होंने। औरंगजेब ने इनके दोनों पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। ठीक, और इन्होंने आपकी गुरु प्रथा बंद कर दी थी और गुरु ग्रंथ साहिब को एकमात्र गुरु मान लिया था। ठीक है, तो ये आपके 10 गुरु के बारे में जानकारी हो गई। आपसे एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको। जुलाई 2012 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपसे बोला गया है जुलाई 2012। ध्यान रखना, जुलाई 2012 के पहले आपकी राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पर जुलाई 2012 के बाद आपके जो राष्ट्रपति बने हैं वो आपके प्रणब मुखर्जी बने हैं जुलाई 2012 के बाद भारत के राष्ट्रपति। तो आपको सभी राष्ट्रपतियों का कार्यकाल भी पता होना चाहिए, एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसी तरह से मैंने ये वीडियो आपका बनाया है। और जो आपकी ये प्रणब मुखर्जी जी जो थे, इनका कार्यकाल था आपका 2012 से 17। ठीक, 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, और 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 13th नंबर के राष्ट्रपति थे आपके भारत के। उसके अलावा 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। टोटल 3 व्यक्ति थे, तो प्रणब मुखर्जी को भी 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न से
सम्मानित किया गया था। तो आपके स्पेशल पर्सन बन जाते हैं ये। तो हमारे ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा हमने आपकी मैथ्स की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी, जैसा कि मैंने बताया था कि थ्योरी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हम मैथ्स की, तो वो भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन का, तो वो भी जाके देख लीजिए। इसके अलावा आपको सेकेंड वीडियो भी मिल जाएगा आज ही आपका सिंप्लीफिकेशन का, तो वो भी आपकी जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिनमें भी आपका मैथ्स पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपका मैथ्स का वीडियो बनाया जा रहा है, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और हाई टू हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा, जो आप एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक की एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो उससे, ठीक। और उसके अलावा आपकी नेट और गेट होती है, वो एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो, क्योंकि उनमें भी कंपटीशन लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी आपके इस वीडियो में हमारे लेक्चर से कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, ताकि आपको, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।